Assalamu alaikum class. Uh, Something which you have already done, but I want you to read a few aspects about it, which is about again the same pattern you have done horizontal, vertical, and diagonal. These words are slightly different so that you won't have any issue in answering MCQs. That's why I'm including this information and you will read it because I told you earlier in my notes, whenever you find something that is in the form of a block, it is something extra. You are supposed to read it. It is otherwise very important in a way that's going to be clearing your thoughts on it or your ideas and I would say the concepts. तो आप इसको जरा देख लीजिएगा, आप इसको पढ़ेंगे और इसमें जो जरूरी बात है वो ये है कि the leader is going to be taking care of the types of communication और इसमें आपको highlighted नजर आ रहा है, लिखा हुआ है कि when leaders are autocratic, आपको मैंने पहले भी बताया था, autocratic वो leader है, they are imposing on to employees, they are not asking for their opinion और जो कुछ भी उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है या वर्किंग मेथड्स होते हैं वो उस पर एनफोर्स करते हैं, तो वो ऑटोक्रेटिक लीडर है। और इसमें ये है कि व्हेन लीडर्स आर ऑटोक्रेटिक है वो, जैसे आप हाकिम शायद उर्दू में कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, उर्दू में एक खास वर्ड होता है कि पीपल आर वेरी ऑटोक्रेटिक, जिस तरह डिक्टेटर टाइप होते हैं। तो मोस्ट कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी डाउनवर्ड, तो कम्युनिकेशन डाउनवर्ड होती है क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि आप जूनियर्स को बात नहीं करने देते और ऊपर वाली कम्युनिकेशन जो होती है अपवर्ड, उसको आप रोक देते हो। साथ लिखा विद डेमोक्रेटिक लीडर्स कम्युनिकेशन टेंड टू बी मोर टू वे। जब डेमोक्रेटिक एक लीडर होगा, डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करेंगे, तो टू वे कम्युनिकेशन ज्यादा होगी, जूनियर से पूछा भी जाएगा और सीनियर्स भी उसको कंसिडर करेंगे बेहतर। उसके बाद यहाँ पर रिपीट हो रहा है ये टॉपिक, लेकिन थोड़ा फर्क लिखा हुआ है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन के कुछ पर्पसेस लिखे हुए, आप इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है जो वर्टिकल कम्युनिकेशन जब आप कहेंगे तो उसका मतलब है टू वे कम्युनिकेशन, अपवर्ड डाउनवर्ड। उसमें हम इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शंस देते हैं टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये ज्यादातर डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है कि हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कराते हैं, लोगों को दे देते हैं। डेलीगेट मीन पास ऑन करना, एंड टू कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स, और सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद लेटरल, जिसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हो, उसका पर्पस क्या है? टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, वो कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है टू डेवलप मेंटेन सोशल रिलेशनशिप एट वर्क, कि आप लोगों के साथ सोशलाइज करते हो, आप अच्छे कॉलीग्स की तरह रहते हो। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था जो आपको नोट्स के साथ ही ये मिल जाएगा। अब आपके पास जो एक टॉपिक मैंने आपको कल बताया था कि दैट्स गोइंग टू बी अ विजुअल कम्युनिकेशन, वो आज मैं करा के उसके बाद जो कल हमारा टॉपिक होगा उसमें मैं आपको स्टार्ट करा दूंगी जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स रह गए हैं, जिसमें कुछ केस स्टडीज वाले हैं, कुछ ग्रुप्स वाले हैं, तो मैं आपको स्टार्ट करा दूंगी। और साथ ही कल आपको याद है कि आई टोल्ड यू कि मैं आपको नोट्स की रिवीजन आपको इस तरह से करा दूंगी कि आप उसको एक दफा रिकॉल कराऊंगी, रिवीजन तो नहीं मैं इसे कह सकती, इट्स अ काइंड ऑफ रिकॉल। आपको मैं दोबारा से याद कराऊंगी कि ये टॉपिक हमने किए हुए हैं, एंड यू गो थ्रू दोज टॉपिक्स, और फिर अगले वीक इंशाल्लाह उसके ऊपर से आपको एमसीक्यूज आएंगे। अब जैसे कल एक स्टूडेंट है, हाँ मैं एक स्टूडेंट ने मुझे, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आपने मुझे एक लेटर का कहा था, वो मैं आपका बिल्कुल मेरे पास है, आई विल जस्ट गिव यू फीडबैक ऑन इट, आप परेशान मत होइएगा। और सेकेंडली कि स्टूडेंट्स वर सेइंग कि आप ज्यादा क्वेश्चंस कराएं, बिल्कुल ऐसे ही है, आज भी दो तीन ही हैं ज्यादा, लेकिन मैं आपको आज मैं बताऊंगी किस तरह से हमने करना है। तो आपका जो है जी मुंजा, थैंक यू, आपने मुझे मैसेज दिया हुआ था। तो आपने मुझे आपको ये बताना चाह रही थी कि आप वो पढ़ेंगे टॉपिक्स, फिर आपको एमसीक्यूज कराऊंगी और ज्यादा एमसीक्यूज हो जाएंगे, उसमें हम ज्यादा करेंगे और टॉपिक्स भी साथ रिवाइज होते जाएंगे इंशाल्लाह। और कल आपका दिन आपको याद है ना, यू हैव टू राइट अ लेटर,
अब वो कल वाला लेटर लिखने के बाद में आपको दोनों लेटर्स भी कल सारा कुछ आपको शेयर हो जाएगा, ताकि आप आराम से पूरे वीक में आप उसको रिवाइज करना चाहो तो वो भी कर लो और जो पहले पढ़ा है उसको भी देख लो। तो आपके पास है जी विजुअल कम्युनिकेशन, आज हमारा टॉपिक है। इट इज अ सब टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है या आपने, इसमें ये भी बहुत जरूरी बात है, अदर देन योर कोर्स, एक बात आपको मैं सिखा दूं कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत स्मूथली आपकी होती है, आगे फ्लो करती है, अगर आपको चीजों का नॉलेज हो तो। आपको हर चीज का पता होना चाहिए। अगर आपको चीजों का मालूम है तो आप अच्छा एम्प्लॉय साबित होंगे और आपकी जो प्रोग्रेस है वो कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको उस दिन भी ये बात बताई थी कि आपको अपनी ग्रूमिंग करनी है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, और वो बहुत जरूरी है। आज मेरी क्लास जो हो रही थी फिजिकल, मैं उनको ये बता रही थी कि मुझे ये मालूम है कि आप तमाम लोग जो हैं वो परफेक्ट नहीं होते। परफेक्ट से मुराद ये है कि अगर आपके पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, लोगों के औरों के पेरेंट्स हैं, यू डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग दैट योर, आई मीन पेरेंट्स आर गोइंग टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग। हर एक में गलतियां होती हैं, और जितने भी लोग आपसे पुरानी जनरेशन में चले जाते हैं, आपको डेफिनेटली आप उनका मुआवजा करें तो यू फाइंड अ काइंड ऑफ डिफरेंस। और तो अब आप ग्रोन अप से, यू कैन चेंज योर सेल्फ। अब मैं ये खुदा न खास्ता नहीं कह रही कि आपके पेरेंट्स ठीक नहीं है आप अपने आप को ठीक करें, ये मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है। जिनको अपने पेरेंट्स बहुत लाइक एजुकेटेड मिल जाते हैं, बहुत उनकी अच्छी यानी डिसीजन, उनका सारा कुछ, दे आर वेरी लाइक अ रोल मॉडल फॉर यू, वो तो बहुत लकी होते हैं बच्चे। और जिनका ऐसा नहीं होता तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। तो हमने क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, और करने के बाद हम एक अच्छी प्रोडक्ट बनकर मार्केट में जाएं, ताकि हम अपने आप को सही सेल कर सकें। और हमारी सही कीमत क्या लगती है आपकी, खुदा न खासा ये सेलिंग क्या पॉइंट की हो रही है, आपकी एक्सपर्टीज की, आपकी स्किल्स की, आपके नॉलेज की। तो वो आप अगर अच्छा पोर्ट्रे कर सकें, आप दिखा सकें कि मुझे ये आता है, आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकें, तो आपकी सक्सेस जो है दैट इज गारंटेड। तो आज हम विजुअल कम्युनिकेशन सीखेंगे। ये हमारे ना सिर्फ प्रेजेंटेशन के काम आने वाली है, बल्कि आप अपनी ऑफिस में अच्छी रिपोर्ट्स बना सकोगे, डेटा प्रेजेंटेबल वे से आप उसको प्रेजेंट कर सकोगे अच्छे तरीके से। और इवन आप कोई अ, किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हो तो वो भी अगर विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू देते हो तो वो ज्यादा ही लाइक अंडरस्टैंडेबल होगी, आप अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंड कर सकेंगे। तो पहले मैंने एक लाइन को देखिए अंडरलाइन किया है, विजुअल मीन जो नजर आता है, जो दिखाई देता है। और आजकल हम ज्यादा विजुअल हो चुके हैं बिकॉज हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। हम बहुत ज्यादा स्क्रीन पे पढ़ने के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए भी, लिंक दोस्तों के साथ सोशलाइज करने के लिए भी आपके पास एक ही चीज है, दैट इज स्क्रीन। तो विजुअल है हम ज्यादा। यहाँ पे लिखा है, इट्स अ फेमस सेइंग दैट द मोर यू सी द मोर यू नो। बिल्कुल सही बात है, जितना तुम देखोगे उतना तुम जानोगे। ये बात इसलिए भी कही गई है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक दफा कहा था, कि अगर आप अच्छी ट्रेवलिंग करते हो, आप डिफरेंट जगहों को देखा हुआ है आपने और देखने का शौक है, तो आपका नॉलेज बहुत होता है। आपको जिंदगी जो है ना जीनी आ जाती है, कि किस इलाके के लोग कैसे हैं, या हार्डशिप्स फेस करते हो जब आप ट्रेवल करते हो, तो आपको बहुत कुछ आता है। तो यहाँ पर है लिखा है कि ज्यादा जितना देखोगे उतना तुम्हें याद रहेगा, उतना तुम्हें जानना है तुम जानोगे। Visual communication is defined as a process of sending and receiving messages with the help of displaying information visually. Display mean आपने किसी चीज को प्रेजेंट करना है, डिस्प्ले करना है, आपने सामने उसको दिखाना है विजुअल तरीके से। Associated with this is another term, that is visual literacy. अब आपने एक टर्म याद रखनी है, उसे कहते हैं विजुअल लिटरेसी। अब ये विजुअल लिटरेसी क्या चीज है? विजुअल लिटरेसी जो है वो क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग्स फ्रॉम विजुअल इमेजेस। यानी आपने एक तस्वीर देखी,
आपने एक ग्राफ देखा, एक डायग्राम देखी, उससे आप मीनिंग ड्रॉ कर सकते हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे अगर आप में से किसी का एक्सपीरियंस है या आपने नॉलेज है आपको, तो आइट्स जो है लैंग्वेज जो टेस्ट होता है, जो लोग ज्यादातर बाहर अप्लाई करते हैं उसके लिए करते हैं, उसमें आपको एक रिपोर्ट दी जाती है जो एकेडमिक आपका होता है टेस्ट। उसमें आपको एक रिपोर्ट दी जाती है किस पर, कि एक विजुअल दिखाई जाती है ग्राफ चार्ट की शक्ल में, और कहा जाता है इस पे रिपोर्ट लिखो, यानी तुमने इसमें से क्या निकाला, क्या ड्रॉ किया। तो उन जिन लोगों की विजुअल लिटरेसी लाइक एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम विजुअल इमेजेस ज्यादा है, वो बहुत अच्छा उसको प्रेजेंट कर पाते हैं और उनकी अच्छी उनका एक्सप्लेनेशन होती है। और जिन लोगों की विजुअल लिटरेसी बहुत ज्यादा होती है, वो किसी भी, जैसे कोई पिक्चर है, आपने अक्सर सुना होगा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है उसको हर बंदा नहीं समझ सकता। जिसकी विजुअल लिटरेसी ज्यादा है, उसका नॉलेज ज्यादा है, पढ़कर चीजों से मतलब निकालने का, तस्वीरों से, वो उसको देख सकता है, वरना हमें तो टेढ़ी और ऐसी बेकार लाइनें नजर आती है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये है कि आपकी विजुअल लिटरेसी, विजुअल नॉलेज ज्यादा हो। और इसे आगे लिखा है, इट मेक्स यूज ऑफ सेट ऑफ स्किल्स दैट आर मेंट टू इंटरप्रेट द कंटेंट एंड द पर्पस ऑफ मैसेज बीइंग कन्वेड। जो लोग शार्प होते हैं वो इंटरप्रेट करते हैं कंटेंट मीन जो मटेरियल है दिया, मैसेज दिया, और मैसेज के पर्पस को। इट हेल्प्स जजिंग द एक्यूरेसी एंड वर्थ ऑफ मैसेजेस एंड इज हाईली हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ईच इंडिविजुअल। और डिपेंड करता है कि हर बंदे का एक्सपीरियंस कैसा है। और जाहिर बात है जो पर्सन ज्यादा देर वहां पे वक्त गुजारेगा, उसका या काम करता होगा, इसने ग्राफिक्स में स्टडीज किया हुआ है, स्टडी की हुई है, तो वो उसको ज्यादा बेहतर कर सकता है। इट इज एन established fact that we learn better from words and pictures together than from words or pictures alone। ये बात याद रखिए। अगर खाली लफ्ज दे दिए तो खाली पिक्चर दे दी, दोनों अलग अलग इतने समझ नहीं आएंगे। अगर दोनों चीजें इकट्ठी होंगी तो ज्यादा समझ आएगी। तो विजुअल कम्युनिकेशन इज वैलिड फॉर बोथ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। ये बात याद रखिए, ना सिर्फ कि मैं अगर आपसे ओरल कोई प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, उसके साथ ही आपको मैं तस्वीर भी कोई दिखा दूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी आपको अंदाजा हो जाएगा जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। Effective communicators make use of visuals to better present their messages। और जो अच्छा कम्युनिकेटर है वो पिक्चर्स बनाता है। और आपको ये पता है ना कि जरूरी तो नहीं कि जो पिक्चर लोगों ने सिखाया तरीका वही हम अप्लाई करें, हम अपनी मर्जी भी कर सकते हैं। और आज ही जैसे अगेन मैं इसलिए मिसाल दे दिया करती हूँ कि आपके कोई काम आ जाए मेरी बात तो बहुत अच्छा होगा, कि आप अगले लेवल पे जब जाते हो और आपका रिटर्न पेपर्स आते हैं, आपने रिटर्न जो है वो करना है, आपका कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, तो आप देखिएगा कि आपकी जो स्किल्स हैं प्रेजेंट करने की बहुत मैटर करेंगी। और दूसरा ये होता है कि मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आप समझते हैं मुश्किल है, या उसकी कोई जैसे होता है ना कि एक टॉपिक के सब टॉपिक्स होते हैं, तो हमेशा एक पिक्चर बना लिया करो। आप उसको एक बड़े टॉपिक को बीच में लिखो लिखो, सर्कल बना दो, उसके साथ आगे एरोज लगाओ, उसके छोटे सर्कल्स बनाओ, उसके सब टॉपिक हैं, हर सब टॉपिक के अंदर एक छोटा छोटा वर्ड लिख दो जो आपको हमेशा हाईलाइट करेगा कि इस टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था। तो इस तरह आपकी रिवीजन भी आसान हो जाती है। तो विजुअल बहुत ही मैटर करती है। इसके आगे जी हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिक्स कॉमनली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। और कंप्यूटर में यह लिखा है आपकी कम्युनिकेशन को बहुत फैसिलिटेट किया है, आपके ग्राफिक्स के जरिए आप इसको क्रिएट करते हो। हाँ, इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं, यहाँ आपको नजर आ रहा लिखा हुआ सॉफ्टवेयर्स यानी प्रोग्राम्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हो और आप ग्राफ और चार्ट वगैरह बना लेते हो। दूसरा आपका तरीका मैनुअल है, आप मैनुअल कर लेते हो। तो हम कुछ ग्राफ्स के नाम हम पढ़ते हैं और वो कैसे बनते हैं ताकि हमें नॉलेज हो, और फिर उसके मुताबिक हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आउटलाइन चार्ट। आउटलाइन चार्ट के बारे में कहा गया है कि प्रेजेंटेशन आउटलाइन के तौर पर होता है। ये चार्ट जो है फंक्शन है स्पीकर्स नोट। देखो, अगर मैंने ये चार्ट, अगर आपको क्लियर नजर आए, यहाँ पर देखिए ये चार्ट नजर आ रहा है।
मैं आपको अपनी कंपनी के कल्चर के बारे में, आप नए आए हो जॉब करने, तो मैंने आपको आपके अपने कल्चर के बारे में एक आउटलाइन चार्ट बना के दिया। आपने सोचा होगा ये तो पिक्चर है, ये आउटलाइन तो नहीं है, आप जैसे मर्जी बना लो। आपने जिस तरह पहले किसी जमाने में ऐसे राइटिंग सीखा था, जिसमें आपको टीचर ने सिखाया है मेन पॉइंट्स है या आउटलाइन बनाओ, वो भी एक किस्म का आउटलाइन चार्ट ही था, जिसमें आपने लाइनों में एक आउटलाइन लिखी थी और फिर उसके बाद उसके मुताबिक अपना ऐसे, अपना आर्टिकल आपने लिखा। ये भी एक तरीका है। आपने एक आउटलाइन की तरह आपने प्रोमिनेंट तरीके से एक पिक्चर के जरिए आपने ये सामने रखा। अब जो अच्छा स्पीकर है उसके लिए ये आउटलाइन चार्ट काफी है। वो इसके ऊपर चाहे 20 मिनट बात करे, क्योंकि उसने आपको अपनी कंपनी के कल्चर के बारे में बताना है। उसने जैसे सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है, वो कहता है लॉयल्टी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा होगा। हमारे काम पे लॉयल्टी शो होती है और हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है हर चीज के बारे में। ठीक है। एटमॉस्फेयर हमारा अच्छा है, कस्टमर फोकस्ड है, टीम ओरिएंटेड है। ये बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है कि किसी भी कंपनी का कल्चर ऐसा हो तो कंपनी बहुत ही ज्यादा फ्लरिश करती है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा है डायनामिक होता है, यानी स्टैटिक नहीं होता कि आपने एक चीज पहले बना ली 10 साल पहले और उसी को प्रैक्टिस करते चले जाओ। चेंजेस आती हैं। और एक यहाँ पे लिखा है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी हम आपको इस तरह से यानी काम देते हैं, आपसे करवाते हैं कि आपकी जिंदगी इतनी डिस्टर्ब नहीं होती। जैसे देखा ना, कुछ लोग हमारे हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि लोग कहते हैं प्राइवेट कंपनीज में कि जी हमें जाने का तो पता होता है, आने का पता नहीं होता। ये बहुत तकलीफ वाली बात है, बहुत गलत बात है। आप अपने एम्प्लॉयज की जिंदगी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसे वर्क लाइफ इक्वेशन, वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं किया जाता। मेरा ख्याल है एक बंदा जिसको हायर कर लिया जाता है, उसकी शायद मजबूरी से भी फायदा उठाया जाता है, अक्सर देखने में आता है। और फिर वो इतना काम उससे लिया जाता है, ना कभी एक्स्ट्रा आवर्स देते हैं ना कुछ, विच इज आई थिंक इज नॉट गुड, इज नॉट गुड आइडिया। वो फिर आप अगर चाहिए ना सोचिए, सबकी म्यूचुअल, जैसे कल हमने पढ़ा था ना विन विन, अगर आप विन विन सोचेंगे ना तो विन विन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अच्छा जी, ये आ, जरा इस पैराग्राफ को आप जरा पढ़ें। जी, आई थिंक आपने इसको पढ़ लिया। और यहाँ पर आपको मिल रहा है, अच्छा ये सारा पढ़ने के बाद आपने कहा है कि अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर हो और वो आपको आउटलाइन या कोई भी चार्ट्स बनाने को देता है तो आप इसको ध्यान से यूज करें। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। ऑल एफर्ट्स कैन एंड अप इन स्मोक। एंड अप इन स्मोक एक मुहावरा है, इसका मतलब है सारी चीजों का बर्बाद हो जाना, जाया हो जाना। कि अगर आपने ध्यान से इस्तेमाल ना किया तो फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। तो आउटलाइन चार्ट जो है वो जस्ट आउटलाइन प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप ज्यादा बोल सकते हो, लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास टेबल्स है। ये मैंने आपको इसलिए शायद सा डायग्राम ये सारी मैंने
गूगल इमेजेस से ली हैं, आप वहाँ पे बहुत सी देख सकते हैं। यहाँ पे टेबल्स है जो कि आउटलाइन फॉर्मेट को फॉलो करता है और लिस्ट ऑफ थिंग्स है, और इसमें ये आप पढ़ोगे कि इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं और चीजों का यहाँ पर इन डेप्थ रिव्यू का मतलब है कि आप बहुत डिटेल में चीजों को यानी उसको रिव्यू करते हो, उसको स्टडी करते हो। लेकिन फिर कहा जाता है कि अगर ये विजुअली डल हुआ तो लोग अपना इंटरेस्ट लूज करेंगे, और अगर आपने बहुत सारे आइटम एक जगह पे शो किए तो भी लोग अपना इंटरेस्ट लूज करेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए, आपको ये टेबल बनाना सबको आता होगा डेफिनेटली। यहाँ पर लिखा है जी, पहले लेफ्ट साइड पे टाइम वर्सेस ग्रेड्स, कि हम देखना चाह रहे हैं कि लोगों ने कितना टाइम पढ़ा और उनके क्या ग्रेड्स आए। तो यहाँ पे आप इसको परसेंटेज के भी कह सकते हो। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स के नाम है जिन्होंने 2 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स। अब आप देखिए ये एक स्टूडेंट है थर्ड पे, सिंडी इसका नाम है, इसने 5 आवर्स अगर पढ़ा है। इसी तरह एक नीचे आ जाओ, टॉमस है, उसने भी 5 आवर पढ़ा है, लेकिन दोनों के फर्क क्या है, 94 और 92। तो ये आपको एक मिनट में पता चल गया कि क्या हम ज्यादा आवर्स पढ़ने से या कम आवर्स पढ़ने से कोई फर्क पड़ा। अब जैसे मेरिसा है, उसने सिर्फ 1 आवर पढ़ा है और उसके फिर भी ग्रेड 78 आए। तो इससे जिस भी जगह का ये रिजल्ट है, आप एक मिनट में आइडिया लगा सकते हो कि कैसा, क्या बात चल रही है, यहाँ पर मसला क्या चल रहा है। इसी तरह यहाँ पर देखो, एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है 1960 से 1980 तक, और आपने टोटल प्रोडक्शन इतनी हुई है, इस साल इतनी हुई टोटल। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और अदर जो आपके थे और रिसोर्सेज, वहां पे कितना परसेंट है वो आपको पता चला। और इसी तरह आपको कंपेयर कर लिया कि आपकी जो है प्रोडक्शन वो कितनी हुई है। एक सेकंड के अंदर आपने इस टेबल को एक व्यू किया, नजर डाली और आपको समझ आ गया। आपको अगर ये चीजें मैं पैराग्राफ में लिख दूं तो आपका जो है आपके लिए इसको समझना, याद रखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो चीज सामने नजर आ रही होती है वो हमेशा क्लियरली याद रहती है। इसके बाद है जी बार ग्राफ। अब हम इसको देखने जा रहे हैं, बार ग्राफ्स क्या है। Commonly termed as bar charts, widely used for multiple purposes. These are graphs with horizontal x-axis and vertical y-axis. आपका जो horizontal area x है और y-axis है, y represent the units of measure and x जो है वो data classification और units और data being used इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए यहाँ पर ये भी है कि कुछ colors और different design हम use कर सकते हैं, या ये भी इसके अंदर आप पढ़ोगे कि कुछ स्टैक्ड होते हैं, यानी स्टैक का मतलब है उस पे एक से दूसरा बार लगा हुआ होता है। इसको मैं जब दिखाऊंगी और आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह से है। और ये देखिए आपके सामने, बाकी डिटेल आप जरूर पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये देखें कि ये बहुत क्लियर नहीं है पिक्चर, लेकिन मुझे ये सूटेबल लग रहा था तो मैंने इसको उठा दिया। आप देखिए, मैं कोई मिसाल दे देती हूँ कि आपने जुलाई और अगस्त में सेल्स हुई हैं, ठीक है, और आपको वीक जो है आपको नजर आ रहा है कि आपका जो मंथ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई ब्लू कलर है, अगस्त जो है वो रेड कलर है। किसी चीज की सेल हुई है, वो आपने फिगर्स में दिखाई है, और आपको ये किस किस वीक में, जुलाई के किस वीक में ऐसा हुआ, और ये सारा कुछ जो है आपको दिखाया जा रहा है। तो इससे आप बहुत इजीली अंदाजा कर सकते हैं कि सेल किस मंथ में, किस वीक में हुई। इसी तरह यहाँ पर है कि एक पर्सन है फ्रैंक, उसके फॉर्म है, उस फॉर्म पर में वो अपनी वेजिटेबल को अगर सेल कर रहा है, तो वो 3 जो आपकी है डे 1, डे 2, डे 3 में उसने वेजिटेबल्स की यहाँ पर आपको बताइए कि कितनी सेल हुई है। तो उसने 3 जो है आपको डिफरेंट कैटेगरीज दिखा दी। इसी तरह सीए की बुक में एक बना हुआ है, उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिखाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये लेफ्ट वाला जो आपको नजर आ रहा है जुलाई अगस्त वाला, इसको ले लूं और हम एक डिपार्टमेंट्स देखें कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, अकाउंटिंग में आपको कितने लोगों की एडमिशन हुई है, तो वहां पर हम इस तरह से दिखा सकते हैं। आप
मेल और फीमेल कलर्स कर सकते हैं कि एक मेल है एक फीमेल है। तो इस तरह से हम बार जो है वो यूज करते हैं। और यहाँ पर स्टैक्ड बार हैं, ये आपको एक्सपेंसेस बताएंगे हैं बाय मंथ। आपने लोगों ने अगर एक्सपेंस किया है यानी खर्चा किया है, यूटिलिटीज होती है, यूटिलिटी बिल, रेंट दिया है, फूड पे कितना खर्च किया है, गैसोलीन मीन आपका फ्यूल जो लगता है वो उस पे कितना खर्चा है। तो ये आपको चार और कीज बनी हुई है, आप इस तरह ये ग्राफ बनाते हो और ये आपके लिए बहुत ही फायदा देता है। बल्कि आप लोग जो हैं, आप तो आईसीएमए में तो मैं देखती हूँ जब मैं प्रेजेंटेशन के लिए हम जाते हैं तो देखते हैं कि लोगों ने बहुत सारे ग्राफ्स, जैसे पाकिस्तानी इकोनॉमी पे आ जाता है, कभी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, और पाकिस्तान की जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे आ जाता है, तो सारा आप ग्राफ के जरिए दिखा सकते हैं कि किस तरह से आप कौन सी कमोडिटी कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, कितनी इंपोर्ट हो रही है, क्या उसके ऊपर आप अर्न कर रहे हो, तो आप सब ग्राफ के जरिए दिखाते हैं। इसके बाद आपके पास एक और यहाँ पे ग्राफ है, उसका नाम है जी पाई चार्ट। अब पाई चार्ट जो है, दीज आर स्पेशल चार्ट, सबसे ज्यादा इसको लोग जो है वो इजी भी समझते हैं और समझ भी आती है। अब आप सबको ये पता होगा ये पाए क्या होती है। एक तो पाए होती है ना जो एक तो आप कहते हैं कि वही सिरी पाए जो लोग खाते हैं, ये वो वाला पाए नहीं। एक पाए है जो कि जैसे एप्पल पाए या चिकन पाए, जो लोग बेकिंग करते हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह पता है। आजकल वैसे भी ये मौसम है ना, इसमें लोग एप्पल पाए बहुत ज्यादा बनाते हैं। आई थिंक मैकडोनल्ड्स सर्व करता है, देता है। बाकी यहाँ पे इतना रवाज नहीं है, बहुत सी जगहों पे नहीं मिलती, अच्छी बेकर्स पे मिल जाती है एप्पल पाए। तो इट्स अ वेरी नाइस बेकिंग डिश है, बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है एप्पल का इसके अंदर। तो बताने लगी हूँ कि पाए जो है वो उसका इस्तेमाल हमने किया, और पाए जो है उसको बाहर कंट्रीज में जो कि बहुत कॉमन है इसका खाना, क्योंकि हम तो रोटियां खाते हैं ना, नान खाते हैं, रोटियां खाते हैं ना, और उसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं होता। राइस खाते हैं या फिर यानी बेसिक हमारे पास ये चीजें होती हैं, और जो बाकी चीजें सालन शालन जो है वो एक इसका एक्स्ट्रा चीज होती है, हम यानी एक्स्ट्रा मीन सपोर्टिंग चीज होती है। तो बाहर ज्यादा ये कॉन्सेप्ट आता है। पाई का लफ्ज वैसे भी लोग जो हैं बहुत ज्यादा यूज करते हैं मुहावरों में भी। मिसाल के तौर पर, आई वॉन्ट टू ईट होल पाई, यानी मैं सब खाना लेना चाहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने पूरी पाई खानी है। आई वॉन्ट टू ईट होल पाई, पूरी पाई, इसका मतलब होता है पाई जस्ट लाइक केक की तरह। जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता उनको बता रही हूँ, जरा थिन होता है उसका, बहुत ऊंची नहीं होती। जैसा पिज्जा ज्यादा पतला होता है, केक ज्यादा ऊंचा होता है, और उसके दरमियान में आप समझ ले पाए। यूजुअली यू मेक इट सर्कुलर, राउंड होती है, लेकिन आपकी मर्जी है, ना बनाओ आप, किसी और शक्ल के आप ट्रे में डालोगे उसी शक्ल की बन जाएगी। तो आई वॉन्ट टू ईट होल पाई का मतलब है मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, मुझे सारा चाहिए। ठीक है। तो और आपको पता होगा, जैसे मैं अक्सर जब पढ़ाती हूँ तो मिसाल देती हूँ, मूवी है ना लाइफ ऑफ पाई, उसमें भी जो बोट है ना, बोट आपकी जो लॉइन वाली मूवी है, इसमें एक लड़का है, वो बोट एक पाए है एक्चुअली। यानी लड़का पूरा उस पर कब्जा करना चाह रहा है और लॉइन पूरा कब्जा करना चाह रहा है, ऐसे ही है ना। और फिर वो टेरिटरी मार्क कर लेते हैं कि तुम यहाँ तक रहना और मैं यहाँ तक रहूंगा। और फिर वो बनाया उसको। इट्स अ वेरी गुड मूवी इन अ वे, बहुत सिंबॉलिकल है। और उसमें ये भी बताया उन्होंने कि एंड में एकदम से देखा आपने कि लॉइन गायब हो जाता है। ठीक है। और उसको इस चीज का कोई परवाह भी नहीं होती कि कोई उसकी फ्रेंडशिप या उसकी कोई एसोसिएशन थी उस लड़के के साथ। तो ये एक वैसी बात करी मूवी के हवाले से। वापस आते हैं, पाए के स्लाइसेस लिए आपने, इसको पाए चार्ट कहते हैं, और रिलेटिव साइज ऑफ डेटा हम शो करते हैं। सर्कुलर पैराग्राफ, एक सर्कुलर ग्राफ होता है। आप इसको थ्री डायमेंशनल भी बना सकते हो, इसी तरह आप बार ग्राफ को 3D बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। कितना थिक है सारा कुछ दिखा सकते हो। जब हम इसमें से किसी भी चीज की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो लिखा है कि हर ईच, ये थर्ड लाइन में लिखा है कि द आर्क लेंथ, जो आर्क बनती है, अभी आपको दिखाती हूँ कैसे, ऑफ ईच स्लाइस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट्स। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि 25% ऑफ द
जो आपकी जो अर्निंग है वो हो चुकी है, तो आप पाई चार्ट को 4 हिस्सों में करोगे और उसका क्वार्टर हिस्सा 25% को शो कर रहा है। ये कौन सी मुश्किल बात है? आसान है बिल्कुल। जब आप बहुत एक्यूरेट पाई चार्ट बनाते हैं, तो आप कंपास का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी मैनुअल जो कर रहे हो, और वैसे आपके पास सॉफ्टवेयर होता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि और रिलेटिव साइज हम शो करते हैं, और ये ज्यादातर क्या है, एज अ काइंड ऑफ परसेंटेज शो हो जाती है, या एक कितना पार्ट ऑफ प्रपोर्शन है उसको, और जो आपने दिखाना हो ज्यादा उसको उस स्लाइस को अलग कर देती हूँ। जैसे मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, लेकिन ये 2010 का कैलकुलेशन है, और उसमें उन्होंने अब एक पाई चार्ट लिया, उसके जरिए पूरी दुनिया में जितने रिलीजन प्रैक्टिस किए जाते हैं उसको उन्होंने डिफरेंट कलर्स में दिखाया। अब एक तरीका आपका पता क्या होता है, या तो आप कलर से उसको कलर करें उस सेगमेंट को, और साइड पे की बना दें उस कलर की, छोटे छोटे बॉक्सेस। जैसे मैं यहाँ पे क्रिश्चियंस ना लिखूं, मुस्लिम्स ना लिखूं, तो मैं ब्लू बॉक्स दिखाऊंगी, छोटा सा उसके साइड पे लिख दूंगी क्रिश्चियन, और ग्रीन दिखाऊंगी तो मुस्लिम्स, इस तरह करके दिखा सकती हूँ। दूसरा आप उसके ऊपर ही लिख दो अगर उसका साइज इतना बड़ा है। यहाँ पर आपको 1 सेकंड में देखकर, और आपका इंटरेस्ट भी होगा कि आपने देखा और आपको पता चला कि क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है दुनिया में। क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, और पूरी दुनिया के जो लोग हैं उसका 33% जो लोग हैं वो क्रिश्चियन है। उसकी वजह ये भी है, आपको पुरानी अगर हिस्ट्री पता है बहुत अच्छी तरह, कि जिस तरह जितनी भी फतूहात जिसे कहते हैं या विक्ट्रीज हुई हैं, वो भी बहुत मैटर करती है। जैसे एक जमाना था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहते हैं, आपको पता है ना, जो जिसे आप ठहरे मुझे नाम याद आ जाएगा, उर्दू में उन्हें कहते हैं सिकंदर आजम। यस। और कहते हैं कि इतनी बड़ी एम्पायर थी उसकी, और उसके बाद इवन जो यूरोप है, इतनी बड़ी एम्पायर हो गई थी कि कहते हैं कि इसके पूरी एम्पायर के अंदर सूरज गरूब नहीं होता था। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर एक मुल्क में गरूब होता था तो दूसरे मुल्क में निकल आता था। जैसे अब आप ये कहते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ गरूब हो रहा है और अमेरिका में लोग जाग रहे हैं। इतनी बड़ी टेरिटरी थी, इतना बड़ा इलाका था। और लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी अभी कोई 3-4 दिन पहले, तो उसमें मैंने पढ़ा कि लोग इस बात को मानते नहीं है, लेकिन जो पर्शियन एम्पायर है ना, जिसे ईरानी एम्पायर कहते हैं, वो कहते हैं कि सबसे बड़ी थी दुनिया में, सबसे ज्यादा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका जिक्र है। तो आप सोचिए, लेकिन फिर भी जो ज्यादा आबादी की वजह से रिलीजन प्रैक्टिस हो रहा है, मुस्लिम आबादी के लिहाज से इतने ज्यादा पूरी दुनिया में उनके कंट्रीज नहीं है, और जो लोग रहते हैं स्कैटर्ड भी रहते हैं बिल्कुल। तो फिर भी क्रिश्चियन सबसे ज्यादा, लेकिन आप देखो कि सेकंड नंबर पे मुस्लिम्स आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि सेकंड नंबर पे हमारे पास मुस्लिम्स हैं। और फिर आप कहेंगे हैरान होके कि अच्छा, नॉन रिलीजियस पीपल, जिसे आप पता क्या कहते हैं, ज्यादातर हम एथियस्ट यूज करते हैं। देर आर मेनी 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 पीपल, दे डोंट बिलीव इन एनी गॉड, दे डोंट बिलीव कि किसी ने हमें बनाया है, दे डोंट बिलीव एट ऑल। इसलिए जब आप किसी मुल्क और में जाएं और आप किसी से उसका रिलीजन पूछें, तो वो बहुत ही कहते हैं कि ऑफेंसिव समझा जाता है। कि आप उसे पूछें कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, तो आगे से कहे आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, और वो उसका दिल चाहेगा कि मैं आपके मुंह पे थप्पड़ ही लगा दूं। तो इसलिए कहा जाता है, एथिक्स में आता है कि आप किसी के रिलीजन को मत पूछें। तो हमारे पास थर्ड नंबर पे वो लोग हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कुछ करते, और फिर अगले नंबर पे आ जाते हैं हिंदू। क्यों है? आबादी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप देखिए कितना बड़ा है मुल्क। और उसके बाद आ जाती हैं अदर रिलीजन्स जो डिफरेंट होंगे, और फिर बुद्धिस्ट है, वो 5.84। हालांकि आपको पता है चाइना आबादी के लिहाज से कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी आप नोट करें कि बुद्धिस्ट जो है वो भी कम है। उसमें लोग बहुत सारे, उसमें भी लोग हैं क्रिश्चियनिटी भी प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ लोगों का रिलीजन जो है वो हिंदुओं से भी मिलता है। क्योंकि मुझे इसलिए पता है ये बात का कि अभी जब कोविड जो है उसका हुआ था, स्टेटिस्टिक्स आए थे, तो लोगों की बड़ी कॉन्स्पिरेसी थेरीज आई थी। उन्होंने कहा कि जी
चाइना ने गलत कैलकुलेशन बताई है, जो शुरू में वुहान में जितने भी लोगों की डेथ हुई है बहुत ज्यादा हुई है, गलत बताई है। क्योंकि जो कंपनीज की रिपोर्ट्स उन्होंने आगे कहीं से लेके दी, वो कंपनीज हैं जो अर्न बनाती हैं। अर्न होते हैं URN, अर्न। अर्न किसे कहते हैं? वो जो एक जार सा होता है ना, एक छोटा सा पॉट सा होता है, जिसमें बर्न जब कर देते हैं उसको, डेड बॉडीज को, तो उसकी एशेस जो है उसके अंदर डालकर उसको बहा देते हैं पानी में, जिस तरह हिंदू करते हैं। तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने, पता चला कि बहुत सारे जो उनके अंदर जो सेक्ट्स हैं अपने रिलीजन के, उनका कॉन्सेप्ट है कि वो बैरी करते हैं क्रिश्चियंस की तरह। वो यानी क्रिश्चियन जैसे या मुसलमान, हम भी तो दफन करते हैं ना, तो दफन करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ लोग अभी भी बर्न भी करते हैं। और उस वक्त फिर उन्होंने बहुत ज्यादा अलाउ कर दिया था। रिलेटिव्स उनके जो थे, लवाकिन, जिसे शायद लवाकिन कहते हैं ना, जो लोगों के होते हैं, तो उनको रिलेटिव्स ने उनको कह दिया था कि आप बर्न कर दें। और डेड बॉडीज जो हैं, देवर केप्ट इन सम ऑफ द प्लेसेस जो कि खाली करा दी गई थी, और वहां पर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, बड़ी तकलीफ दे बात है। तो वहां पर पता चला कि इस तरह से लोग प्रैक्टिस करते हैं। बात कहाँ से कहाँ गई, हमने पाई चार्ट सीख लिया, हमें पाई चार्ट बनाना आ गया। और हम यहाँ पर अगर शो करना चाहें किसी भी चीज को, कि हम में से पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो हाई एजुकेशन लेते हैं, यानी मास्टर तक जाते हैं, कितने हैं बैचलर तक रहते हैं, उससे कम लेते हैं, कितने लोग हैं, तो हम पाई चार्ट के थ्रू भी बना सकते हैं। या अपनी प्रोडक्ट्स हमारी कौन सी कितनी सेल हुई है, उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। और फिर आइंदा से कुछ मेजर्स ले सकते हैं कि हम किसकी प्रोडक्शन ज्यादा करें, किसकी कम करें। तो पाई चार्ट इज लाइक वेरी गुड आइडिया टू प्रेजेंट डेटा। इसके बाद आते हैं जी आपके पास लाइन ग्राफ। अब ये मैंने लाइन ग्राफ्स जानबूझ के पाकिस्तान का लिया था। लाइन ग्राफ में क्या होता है, एक तो सिंगल लाइन हो सकती है, आपने एक ही लाइन बनाई, आपने कहा जी कि हमारे जैसे अभी इसकी लाइन आती है पाकिस्तान के हवाले से, कि जब से ये ज्यादा डिजीज यहाँ पर आई है, उसमें कितनी डेथ रेट्स और बीमार लोग रहे, फिर वो ग्राफ ऊपर जाता है, इस तरह करके बैलेंस हो जाता है, फिर नीचे आता है। तो इस तरह करके आपको नजर आता है। तो एक ही ग्राफ पर सिर्फ आप अगर दिखाएं कि कितनी, खुदा न खास्ता मोर्टेलिटी रेट कितना था, वो आप दिखा सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा बार लाइन लगा लें, तो उसमें आप रिकवर्ड लोग दे दें, अभी तक बीमार लोग कितने हैं, और कितने लोग जो हैं उनको सिर्फ यानी टोटल जो है कैलकुलेशन दिखा दें उन सबकी। तो आप कई लाइनों के जरिए ये चीजें दिखाकर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आप उसकी की बना सकते हो, जैसे ये बनी है। और इसी तरह मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान की जैसे क्रिकेट है उसको दिखाना है, तो आपने रन रेट दिखाना है, तो आप एक बना दे, ग्राफ बना दे, उसके जरिए ज्यादा आसानी से समझ आएगा। चाहे वो 4 टीमों के ग्राफ हो, एक ही गो में समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि 1960 से लेकर 2020 तक आप पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका कितना उन्होंने लिटरेसी रेट किया है, ये वो दिखाया गया है। इसमें अगर आप देखो तो आपको लिटरेसी रेट में कौन से वाला नजर आ रहा है, कि सबसे ज्यादा लोग, डेफिनेटली ये अच्छी बात है कि जो है ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ गया है। और आपको साइड पे नजर आ रहा है ब्लू कलर बलूचिस्तान के लिए, ग्रीन खैबर पख्तूनख्वा का है, येलो सिंध का है, और रेड पंजाब का है। तो आप देखिए यहाँ पर रेड डॉट वाला, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज्यादा आपका जो सिंध और जो है पहले ही उसका रेट ज्यादा था, लेकिन पंजाब का कम था। तो अब उन्होंने उसको इम्प्रूव किया, और अब तकरीबन बराबर आ रही है, यहाँ पे उनका रेट है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आती है। लेकिन यहाँ पे शायद ये नीचे लाइन एक शो कर रही है कि शायद पंजाब का नीचे हो गया है, या कुछ ऐसा करके हो रहा है। तो दिस इज गोइंग टू शो द रन रेट। तो ठीक है, नहीं ये पंजाब का नहीं, ये सिंध का शायद शो हो रहा है। तो ये इस तरह से आपको कितने परसेंट लोग हैं जो लिटरेट है, और पता चल जाएगा कितने लोग इलिटरेट है। ये एक आपको मिल गया लाइन ग्राफ। फिर आपका एरिया ग्राफ आता है। अब एरिया ग्राफ लाइन ग्राफ से बहुत मिलता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। इसे कहते हैं
लिखा है रादर कैन बी टर्म्ड एज एक्सटेंशन ऑफ द लाइन ग्राफ। इसे हम लाइन ग्राफ की एक्सटेंशन कह सकते हैं कि ये जैसे लाइन ग्राफ की तरह का है लेकिन उससे बेहतर है या उससे ज्यादा इस पे काम होता है। और इसमें क्या होता है कि एरिया को आप फिल कर देते हो और वो जो कलर फिल करते हैं वो जाहिर करते हैं कि आप क्या फिगर दिखा रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने एक एरिया ग्राफ है, इसमें है प्रॉफिट मेड बाय अ चेन ऑफ ग्रोसरी स्टोर। इसमें आपको दिखाया गया है कि एक ग्रोसरी स्टोर का चेन है। इसका मतलब समझते हैं ना, ग्रोसरी होती है जो घर की प्रोविजंस, खाने पीने की चीजें, दालें, ऑयल, घी, इस तरह की चीजें आपकी, उसको ग्रोसरी स्टोर आप कहते हैं। तो उसकी चेन्स है। उस पे देखा गया कि उन्होंने जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कितना उन्होंने चीजों को जो है किया है। उसमें स्टोर 1 जो है वो ब्लू कलर का है, स्टोर 2 जो है वो येलो कलर का है, और वो फिर कितने डॉलर्स उसने कमाए हैं, ये आपको डॉलर्स जो है वो उसका रेशो इसमें नजर आ रहा है। तो आपने इस तरह से भी आप इस ग्राफ को, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता लेकिन आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है पिक्टोग्राम। अब ये पिक्टोग्राम क्या चीज है ये मैं आपको समझा देती हूँ। पिक्चर्स के जरिए, द लफ्ज जो है ना पिक्टोग्राम या पिक्टोरियल क्वालिटी इसको जैसे कहती है, हर वो चीज जो पिक्चर से रिलेटेड होती है उसमें लफ्ज पिक्टो जरूर आ जाता है। जैसे पिक्टोरियल डेटा, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन होती है। जैसे आप एक नॉवल पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इसकी पिक्टोरियल क्वालिटी बहुत ज्यादा है। वो क्या, क्यों है? क्योंकि उस नॉवल में जो राइटर है ना, वो आपको एक्चुअली चीजों को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि आप उसे महसूस करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो डेजर्ट दिखा रहा है तो वो डेजर्ट में वो लगता है कि मैं जैसे खुद डेजर्ट में हूँ, उसको महसूस कर रहा हूँ उसकी गर्मी को, और लोग वहां पे अगर फंस गए हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह से वो पिक्चर्स की तरह उसको आपके दिमाग में बना देता है। तो पिक्टोग्राम को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसको डेटा जहाँ पे आपने पिक्चर के थ्रू करना हो आप करते हो। अब आप देखिए मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, पिक्टोग्राम की एक तरह का पिक्टोग्राम ही होते हैं। जैसे आपको रोड साइंस नजर आते हैं, आप रोड साइंस में आप देखते हो, आप कहते हो जी एक हम्प बना होता है, इसका मतलब है आगे स्पीड ब्रेकर है, ध्यान से स्पीड कम कर लो अभी से। फिर एक होता है जी बच्चे स्कूल बैग पहने हुए है, इसका मतलब है आगे स्कूल है, आप स्लो कर लें अपनी गाड़ी को, ठीक है। तो इससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से मिल जाती है। रास्ते में कोई ब्रिज आ रहा है, रिवर आ रहा है, उसका कोई निशान आता है तो आपको पता चल जाता है कि आगे रिवर है। यहाँ पे पिक्टोग्राम क्या है, ये मैंने सिलेक्ट किया है किसी स्पोर्ट्स क्लब का। आप एक स्पोर्ट्स क्लब में जाते हैं तो आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सी स्पोर्ट्स वहां पे अवेलेबल है। अब आप अगर गौर करो तो आपको सारा कुछ खुद से पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या क्या आपको ऑफर किया जा रहा है। स्विमिंग, रनिंग है आपके पास, वेट लिफ्टिंग भी है आपके पास, आप स्क्वॉश भी खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं, और इसके अलावा आप एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा भी कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ट्रेडमिल कर रहे हैं तो ये आपको सारा बताया जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड पिक्टोग्राम। इसके जरिए सिर्फ आप तस्वीर देखकर अंदाजा कर सकते हो कि कहाँ है, ये क्या है इसके अंदर। और फिर जब हम किसी स्पोर्ट्स क्लब में जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको मुख्तलिफ स्पोर्ट्स भी मिलती है, जैसे कुछ रिजॉर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, वहां पर भी आपको ये सहूलियात होती है। एंड यू जस्ट क्रॉस द मेन एरिया या लॉबी, उसके अंदर ही उन्होंने बनाया होता है। और फिर आप पूछ भी सकते हैं, जैसे स्विमिंग लोग करते हैं तो उनके लिए स्विमिंग पूल्स होते हैं, वो स्विमिंग पूल के टाइमिंग्स आपको बताते हैं कब तक खुले हैं, आप कब कर सकते हो। तो वो सारा कुछ जो है समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राम आपको नजर आता है। तो ये हमारा टॉपिक जो है खत्म हो गया यहाँ पर। अब हम जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ, वो क्वेश्चंस करते हैं और फिर मैं आपको, अगर टाइम बच गया तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया और देती हूँ क्वेश्चंस के बारे में। तो अब हम शेयर करने लगे हैं एमसीक्यूज। आप अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लो और फिर जी करिए। हाँ जी, मुस्कान ने, मैं वैसे ही आपके पढ़ती रहती हूँ, कोई आपने मैसेज तो नहीं दिया। आपने कहा जी मुस्कान कह रही सिकंदर आजम। हाँ जी, अच्छा सिकंदर आजम आपने मुझे सही बताया। मैं अभी जिक्र कर रही थी सिकंदर आजम का, जिसकी बहुत बड़ी एम्पायर थी। आपको पता है उसकी लाइफ बहुत छोटी थी,
और वो कोई डिजीज का शिकार हो गया था, बहुत यंग एज में उसकी डेथ हो गई थी। और मैं अगर थोड़ा सा उसका पर्सनल एनालिसिस करूं अपनी पढ़ाई के बेस पर, जो मैं चीजें पढ़ लूं या आर्टिकल्स पढ़ लूं या हिस्ट्री पढ़ लूं, तो मैंने मुझे पता है कि जो अलेक्जेंडर था ना, उसका जो टीचर था ना, पता आपको कौन था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन था? फिलोसोफर। प्लेटो भी फिलोसोफर है। अगर आप एरिस्टोटल की, मैंने तो बुक पढ़ी हुई है उसकी, आप अगर किताबें पढ़े इन लोगों की, उस जमाने में जो उनकी अकल है, इतना आप हैरान रह जाएंगे कि बंदा सोचता है ये क्या चीज थे लोग, इनके कैसे दिमाग में इतनी चीजें आती थी। अब तो अगर कोई एडवांसमेंट आती है या कोई बंदा कोई नई चीज इजाद करता है तो हम कहते हैं आई डोंट केयर, इट्स जस्ट ओके, आप कर सकते हैं, आपके पास इतना नॉलेज है। लेकिन आपका जो उस जमाने के लोगों को देखें तो हैरान हो जाते हैं। और एरिस्टोटल ने क्या क्या कहा, कितना जबरदस्त आइडियाज हैं उसके चीजों के बारे में। और वो टीचर था उसका, अलेक्जेंडर का। और जो लोग बहुत लिटरेरी होते हैं ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि उसकी इसलिए गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा एक्सपेंड ना कर पाई और मजीद रुक गई, क्योंकि उसकी अंदर बहुत ज्यादा मैनेजमेंट स्किल्स नहीं थी। क्योंकि असल में वो बंदा होगा लिटरेरी, क्योंकि जो इतने बड़े फिलोसोफर से पढ़ता था, तो जाहिर बात है कितना उसका डीप जहन होगा। तो ऐसे में लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग जो हैं उनको थोड़ा सा वॉरियर टाइप ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो टर्किश ड्रामे में आप देखते हैं कि वो, मैं वैसे ड्रामा नहीं वो देखती, लेकिन मुझे अंदाजा है कि उसमें क्या दिखाया जा रहा है, क्योंकि हिस्ट्री है सारी, ऑटोमन एम्पायर सारी दिखाई जा रही है। तो ये आपको बता रही थी मैं। तो इसके अलावा एक मुझे इस बस मैं लेके जा रही हूँ आपको उस पे, एक लास्ट बात बताने लगी। फ्रांसिस बेकन एक है, उनकी भी बहुत पुराना उन्होंने लिखा है। उस जमाने में उन्होंने ये बात कही थी जबकि दूर दूर तक नहीं पता था किसी चीज का। तो उन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में लोग ऐसी मशीन बनाएंगे जो गैस की बेस पे चलेगी, और वो चीजों को स्टोर करेंगे और चीजें उसमें ठंडी रहेंगी। और हम कहते हैं कि वाकई इतने 400 साल पहले आपने ये बात कह दी, जबकि रेफ्रिजरेटर जो है वो बाद में इजाद हुआ। सारी बात है, उनको कॉन्सेप्ट हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है ना आपके पास। आप मशीन कैसे बनाते हैं? आपके पास पुर्जे कैसे बनाते हैं? ठीक है, आपको मशीनें चाहिए उसके लिए। तो इस तरह करके उन्होंने कहते हैं ना, जैसे पाकिस्तानी लोग जो है वो जुगाड़ लगा लेते हैं। जैसे एक बच्चे का आया था कि उसने थोड़ा सा लाइट जब बहुत जाती थी, तो पता नहीं बॉटल्स यूज की थी उसने, पेप्सी वगैरह की, उसको एक जगह पे बांधा और वो तेजी से रोटेट कर होती थी, और उससे वो लाइट पैदा करता था। और लाइट जो है उससे उसका कंप्यूटर चलता रहता था। तो ये बड़ी यानी बातें हैं, लोग बड़े डीप होते हैं जो ऐसे काम करते हैं। आ जाइए जी अब आप क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास है टेस्ट 5 के नाम से है, पहले हम ये करेंगे। और आज आपको बताऊं क्या है, क्वेश्चन तो 20 है, लेकिन दो क्वेश्चन क्या है, बोनस। यानी आप अगर दो गलत भी हो जाएं तो आप 20 मार्क्स ले लें तो समझें कि हमने पूरे ले लिए। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन है मेरे पास, आप 20 स्कोर करेंगे तो यू आर सक्सेस। तो शुरू करते हैं। ये टॉपिक्स आपके वही वाले हैं, ये आप ज़ाहिर है नेक्स्ट टाइम से आपके चेंज हो जाएंगे, आगे हम चलेंगे बहुत ज्यादा। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आपका पहला इसमें आ गया, जिसमें कि आप कह रही हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अकर फ्रॉम मैनेजमेंट टू वर्कर्स, फ्रॉम वर्कर्स टू मैनेजमेंट, बिटवीन पीयर्स, नन ऑफ द अबव। अब आपने इसका आंसर करना है, आप लगाते रहिए, हम आपको पूछते हैं। आप लोगों ने कहा जी, ज्यादातर लोगों ने कहा 1C कहा है जी। अभी देख लेते हैं, आप देख लेते हैं जी कि क्या है ये। जिनको लफ्ज का मतलब भी नहीं आता हम बताएंगे आपको। आगे है नंबर 2, वर्टिकल कम्युनिकेशन रिफर्स टू डाउनवर्ड, अपवर्ड, बिटवीन मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स, बोथ ए एंड बी। तो अब आपका आंसर है, आई होप आप कहते हैं ये तो थोड़े मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सवाल है। हाँ जी, आपने कह रही है कि 2D है आंसर। ठीक है, ओके। आगे है नंबर 3 में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड्स। और ये मुझे डालते हुए लग रहा था शायद पहले ना किया हो, लेकिन
मुझे याद नहीं पड़ा था क्योंकि इतने आजकल भी टेस्ट हो रहे हैं जहाँ मैं फिजिकल पढ़ा रही हूँ, तो ये शायद मैंने उनको कराया हो कि आपको। इसमें है जी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड करती है इन अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, in horizontal direction only because there are likely chances of sharing of news and gossiping among people of equal rank। और आगे है in all direction। आपके पास 3 का आंसर जो है मैं देखती हूँ, आप लोगों ने 3 का डी बता रहे हैं। ओके, और आपने बताया मुस्कान ने, और अभी 3A की एक स्टूडेंट ने 3C और मे बी डी। मुंजा खान कह रही है ओके, अभी क्लियर कर लेते हैं। बुशरा मुख्तार भी 3 को डी कह रही है। अच्छा जी, ठीक है। आइए, यही बात होती है जब आप मे बी कहते हो ना, ये नहीं कहना आपने, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद और आपको ये शायद मेरे ख्याल है आपको आ गया है इंस्ट्रक्शन आपकी वेबसाइट पे, जिसमें आपको किस तरह से एमसीक्यूज करने हैं, जिसमें आपको शायद एमसीक्यूज करने का तरीका वो बताएंगे। और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में आपको एम्बिग्विटी होती है, उसको आप फ्लैग कर देते हो, आप फ्लैग कर देते हो और बाकी आराम से करो। और जब फ्लैग करके आपका आंसर आ जाता है तो फिर देखते हो। अच्छा, एक बात जरूरी मैं आपको बता दूं, देखो, आपको आपके 20 जो है मार्क्स का वो आना है, और 80% आपका जो है वो आपके ये है। तो इसलिए आप अगर 3 4 5 6 सवाल आपको लगे कि मेरे गलत हो रहे हैं, तो उससे ये ना हो कि आप बाकी सवालों को भी खराब कर दो। कॉन्फिडेंस से आपने जवाब देना होता है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे थे, मैं अभी टाइम निकाल के इंशाल्लाह अपने क्लाउड पे ही रख दूंगी। बच्चे फिर पूछते हैं कितने सवाल आएंगे, कैसे होगा, पेपर कब होगा। तो ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, जो अगर आप मुझे सीआर तो जीआर तो है मेरे पास, अब उनको मैंने देखा है, और सीआर भी जब मुझे सुने मेरा इसको, तो आप जरा शेयर कर दो ये सारी चीजें। उनको ये बताना है कितने आपको एमसीक्यूज आएंगे, कितने मार्क्स का आपको लेटर आएगा, ये आप शेयर कर देना उनको। फिर से बार बार बच्चे इस चीज को स्टूडेंट्स पूछते हैं, और फिर आपने जो है उसका डेट्स क्या है वो भी आप कंफर्म करके जरा बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही जरूरी बात है जी। 4 क्वेश्चन हमने देखा, और 4 में कुछ लोग कह रहे हैं ये सी है। अच्छा, और अभी देख लेते हैं। 4 का आंसर है सी, लेकिन अभी डी तो आया ही नहीं। अच्छा, इसमें ए बी सी, बोथ ए बी और नन ऑफ द अबव भी है। डायगोनल कम्युनिकेशन कट्स अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन लेवल हायरार्की, वर्क एरियाज डिपार्टमेंट, बोथ ए बी, नन ऑफ द अबव, ये इसका आंसर है। देख लेते हैं। और आप जो है 4 को सी ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं। ओके, और 4 को बुशरा भी कह रही है 3, 4 सी है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। A message is a signal that serves as noise reduction, stimulus for a mass audience, stimulus for a speaker, stimulus for a receiver। अब आपने देखना है किसमें से क्या जवाब है। मैसेज इज अ सिग्नल दैट सर्व एज, इस सवाल को समझना भी बहुत जरूरी है। और आपके पास 5 का आंसर ठीक है, आप कहा जा रहा है कि ये डी आंसर है। अच्छा, देख लेते हैं। मैं अभी आपको मीनिंग भी बता दूंगी इसके, जिनको नहीं आते। सिमेंटिक नॉइज में भी इंटरफेरेंस, ये कल भी हमने टॉपिक किया था, लेकिन यहाँ थोड़ा फर्क है। सिमेंटिक नॉइज may be an interference in the delivery of message on account of weak signal, propagation of wrong message, disturbance in environment, excessive emotion and prejudice। किसकी इनमें से किस चीज पे आप समझते हैं कि सिमेंटिक नॉइज आ सकता है, यानी ये नॉइज है मीनिंग का नॉइज। तो आपने देखना है कि सबसे ज्यादा जो कि डायरेक्ट आपसे नहीं हो रहा, ये डायरेक्ट नहीं है यानी चीजें, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो किसके साथ आएगा जी। इसके बाद है 7 वाला क्वेश्चन है, when dealing with informal communication management should stifle it down, यानी आप इसे स्टिफल कर दो, try to remove it, या accept it and monitor it, या penalize the person who spreads the news। इसके मीनिंग आपको मैं बिल्कुल बताऊंगी, अभी आप इसको जरा देखते रहो कि क्या कहना चाह रहा है वो।
जी नेक्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल आर ऑफन स्लो, फास्ट, डायरेक्शनलेस या ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉइज। इसमें से कौन सा आपको लगता है सूटेबल होना चाहिए? जी 8 का आंसर मैं चेक करती हूँ। 8 का आंसर कह रही है ए है। ओके देखते हैं 7 का सी कह रहे हैं। जी आपने इसको कर लिया, सबने पढ़ लिया। ओके आगे देखते हैं व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो लेवल आएंगे ना लेवल, उसमें मैं ट्रिकी क्वेश्चंस दूंगी। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपने वो किया है यानी निकाल रहे हो मीनिंग, लेकिन मैं आपको थोड़ी ट्रिकी किस्म के क्वेश्चंस दूंगी। इसमें है व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इंटरफेरेंस विद मैसेज है, फिजिकल साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है फॉर कम्युनिकेशन, या नन ऑफ द अबव है। इसमें से कुछ भी नहीं मैच करता तो आपका नन ऑफ द अबव है। जी आपका 9th क्वेश्चन था और आप कह रही हैं डी यानी नन ऑफ द अबव। ओके देख लेते हैं अभी। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट रिफर्स टू टाइम, स्टेटस, प्लेस, रिलीजन। जी हो गया। ओके ठीक हो गया। अगला आपका सवाल है रूटीन मैसेजेस में बी कम्युनिकेटेड थ्रू चैनल। रूटीन मैसेजेस जो हैं वो आप किस चैनल के जरिए कर सकते हो? तो आपके पास है लो इन रिचनेस, हाई इन रिचनेस है, विदाउट एनी एलिमेंट ऑफ रिचनेस है, या फिर नन ऑफ द अबव। जी ओके आपने कर लिया। 11 का आंसर है आपके पास, जो आप दे रहे हो सी दे रहे हो। अच्छा आगे है फीडबैक मूव्स फ्रॉम sender to receiver, receiver to sender, left to right in communication, none of the above. ठीक, all right. मैं इसको चेक कर लेती हूँ। आपने 12 का आंसर दिया है, बुशरा ने 12 बी लिखा हुआ है। ठीक है देखते हैं आगे है सिलेक्टिव परसेप्शन occurs when sender withholds information, when receiver hears only that message which is based on his interest, all the time occur करता है and an individual cannot control it, and none of the above. ध्यान से इसको करें सवाल को। सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? अच्छा जी 13 का आंसर आपका ओके आपने कहा है बी है, 13 बी है। अच्छा जी देखते हैं। 14 है filtering of information occurs when receiver hears only that message which is based on his interest, when sender withhold information, when sender knows that he has to flatter his boss, none of the above. ठीक है ओके आगे देखते हैं। इफेक्टिव फीडबैक शुड बी comprehensive, general, little delayed and given after deep pondering, positive always. जी 15 का आंसर आपने अभी मुझे नजर नहीं किसी का आया। 15 सी लगा हुआ है।
अच्छा, मुंजा कह रही है 15C है, 14B है। ओके, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर यूजिंग रिटन कम्युनिकेशन। आपने रिटन कम्युनिकेशन करनी है, आपके लिए ये सिचुएशन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। इसको मैं जरा बैलेंस कर दूं क्वेश्चन को, ताकि आप इसको आराम से पढ़ सको, उसके सारे पार्ट्स को। जी, 16 क्वेश्चन, which of the following is not an appropriate situation for using written communication? The message is detailed and comprehensive, not an appropriate है। Retention of verifiable record of the message, instant feedback is required, immediate interaction with target audience is not important। जी, आई थिंक आपने 16 का आंसर भी कर लिया है। 17 का देखिए, अ सेंसिटिव मैसेज। अच्छा, मैं 16 को चेक करूं कि आप में से 16D मुस्कान का आंसर है, और 16C मुर्तजा नवीद का आंसर है। नहीं, 15C है, और 16D ही है, मुर्तजा नवीद है, राइट। और बुशरा मुख्तार भी 16D, जिनके मैं नाम मुझे नजर आते हैं, पढ़ लेती हूँ। अच्छा जी, 17 देखिए, अ सेंसिटिव मैसेज कैन बेस्ट बी कम्युनिकेटेड थ्रू लेटर, ईमेल, मेमो, पर्सनल मीटिंग। जी, क्या आंसर है 17 का आंसर? सेवनटीन आपने भी लिखा है, मुर्तजा नहीं, मुंजा लिख रही हैं 17D है। अच्छा जी, ओके। आइडा प्लान इज वेरी इफेक्टिव टू प्रिपेयर। ये कल हम एक सवाल इस पे आया था आपको, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। आइडा प्लान इज वेरी इफेक्टिव टू प्रिपेयर फॉर बैड न्यूज, गुड न्यूज, डायरेक्ट रिक्वेस्ट, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, अब जिनको सही नॉलेज है ना, वो ये इसका जवाब ठीक देंगे। 18 का क्वेश्चन नंबर 18 मुझे नजर अब किसी का नहीं भी आ रहा। 18A कह रहे हैं, बुशरा मुख्तार कह रही है 18A। ओके, और कोई ट्राई करे? 18A। अली असगर कह रही है 18C। ओके, अभी देख लेते हैं। 19 वाला सवाल है जी, इसमें लिखा है अ सोलिसिटेड जॉब एप्लीकेशन इज रिटन। ये आपका जो सेट 1 और 2 में कवर नहीं हो रहा, लेकिन एक सवाल है वो बस मैंने इसमें डाल दिया। मैंने आपसे कहा भी था कुछ एक दो सवाल डाल देती हूँ, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए। A solicited job application is written for job which is not advertised in response to an advertisement from the employer to offer a job to the deserved candidate, none of the above। जी, 19 का आंसर क्या है? नाइनटीन का आंसर मुझे अभी नजर नहीं आया। ओके, चलिए मैं देख लेती हूँ। 19 में ABCD आपने लगाया। आगे देखिए, कॉन्फ्रेंस वाला आ गया। कॉन्फ्रेंस इज अ गैदरिंग ऑफ a very small number of people, a large number of people, members of an informal group, none of the above। जी, आप लगा चुके? क्वेश्चन 20 जो है, आई थिंक ये आता होगा आपको।
अभी वैसे भी हमने फ्रेश पढ़ा है, आपने 20B लिखा है मुस्कान ने, देखते हैं। अब आपके पास बोनस 2 क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, 21 and 2। 21 जो है इसमें पूछा जा रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डिकोडिंग इज converting mental ideas into symbols, converting encoded symbols into meaningful words, sending feedback, receiving messages. Okay, 21 कर लिया आपने? क्वेश्चन 21B कहा जा रहा है आपकी तरफ से, और अभी देख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, if something is said mistakenly, it must be understood that interpersonal communication is क्या है? Forgivable, forgettable, irreversible, reversible। ये आपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है उसके एक्सियम पढ़े हैं, ये उसमें से है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बता रही हूँ मैं। ओके, 22 में आपके पास जो है आपने सी आंसर किया हुआ है मंजा ने, और मैं भी आपको सारा चेक करवाती हूँ। अब हम जाते हैं जी इसका आंसर पे। जी अब आप चेक कर लें। सबसे पहले आपका 1C था, बिटवीन पीयर्स हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। पीयर्स मीन साथी, दोस्त, और आमतौर पे ये इक्वल रैंक के लोग होते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर आप कहेंगे कि ये मैनेजमेंट टू वर्कर्स नहीं है, वर्कर्स टू मैनेजमेंट नहीं है, ये बिटवीन पीयर्स है, इक्वल रैंक के लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है वर्टिकल बोथ ए एंड बी, डाउनवर्ड भी होती है, अपवर्ड भी होती है, ठीक है। और ये वर्टिकल ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है कि आपने ए एंड बी कहा, दोनों तरफ होती है, सिर्फ मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स में नहीं होती। वैसे तो देखा जाए तो इसमें भी तो आप मैनेजमेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर टू मैनेजमेंट हो सकती है, लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर था ए एंड बी। उसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड करती है इन ऑल डायरेक्शन। कुछ लोग समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल में ही इनफॉर्मल होती है, क्योंकि लोग जो हैं वो गॉसिप करते हैं, गप्पे मारते हैं, एक दूसरे के साथ इक्वल रैंक के होते हैं, तो इनफॉर्मली बातें करते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई सवाल आता है जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि इनफॉर्मल होने के ज्यादा चांसेस कहाँ हो सकते हैं, और आगे इस ये सवाल डिफरेंट हो, तो फिर आप कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल में हो सकते हैं, क्योंकि वो एक रैंक के लोग होते हैं, तो वो जो बातें करते हैं वो जरा इनफॉर्मली भी कर सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन को। ये उस केस में आप करेंगे, वरना नहीं। डायगोनल कम्युनिकेशन जो है वो बोथ ए एंड बी, आप किस चीज को क्रॉस करते हो, दैट कट से क्रॉस, हायरार्की क्रॉस कर देती है, डिपार्टमेंट क्रॉस कर देती है। कोई भी पर्सन किसी भी डिपार्टमेंट का जूनियर सीनियर एक दूसरे से बात कर लेता है, इसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। मैसेज जो है ये कंफ्यूज करता है अक्सर ये सवाल बच्चों को। मैसेज इज अ सिग्नल दैट सर्व एज स्टिमुलस फॉर अ रिसीवर। रिसीवर को मैसेज आता है और रिसीवर उसे एज अ स्टिमुलस लेता है। जैसे मुझे आप एक मैसेज दें, तो मैं एक रिसीवर हूं उस मैसेज का, तो मुझे मैसेज ने एक स्टिमुलस का काम किया। स्टिमुलस आपको प्रोवोक करती है, किसी उकसाती है, आपके लिए एक मुहर्रिक है, अगर जिनको उर्दू का ज्यादा आइडिया है। और बाकी जो है वो सही आंसर नहीं थे इसके। सिमेंटिक नॉइज, अगर तो मुझे नन ऑफ द अबव होता तो मैं कर देती, लेकिन क्योंकि सिमेंटिक नॉइज जो है इस मीनिंग के साथ होता है ज्यादा, लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे ऑप्शन ही नहीं दी, उन्होंने कहा जी वीक सिग्नल्स, ये तो टेक्निकल होता है, प्रोपेगेशन ऑफ रॉन्ग मैसेज है,
तो इसको आप क्या कह सकते हो कि मैसेज रॉन्ग चला गया, तो इसको तो आप सिमेंटिक नॉइज नहीं कहोगे, आप इसको कह सकते हो कि ये जो है से आपने डिस्टॉर्शन हो गई है आपकी, ठीक है, ये भी आप कह सकते हो। तो आप यहाँ पे मैसेज जो है प्रोपेगेट गलत हो गया, प्रोपेगेशन आगे जाना। डिस्टर्बेंस एनवायरनमेंट होता है, ये फिजिकल हो सकती है। तो एक्सेसिव इमोशन और प्रेजुडिस की वजह से आपके अंदर ताज्जुब बहुत ज्यादा है, तो आपने गलत मीनिंग ले ली है, ठीक है। तो मे बी लिखा हुआ है, मे बी, ये नहीं कहा कि होता है, हो सकता है कि आप एक्सेसिवली इमोशन, वैसे तो एक्सेसिव इमोशन जो है वो साइकोलॉजिकल नॉइज होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ज्यादा कंडीशन आपकी ये हो गई है और हमारे पास चॉइस नहीं है छोड़ने की। तो ज्यादा इस कंडीशन की वजह से या आपके दिमाग में एक प्रेजुडिस है, तो आपकी सिमेंटिक नॉइज जो है वो क्रिएट हो जाएगा, आप लफ्जों का मतलब गलत ले लेंगे। लिखा है कि when dealing with informal communication, management should stifle it down का मतलब पता है क्या होता है? Stifle कहते हैं सफोकेट कर देना, सांस किसी का बंद कर देना। तो stifle it down का मतलब है कि वो उसकी, अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आती है तो उसकी सांस बंद कर दो। मैनेजमेंट कहती है जो आता है बंदा इंफॉर्मेशन इस तरह की देता है उसको रोको, उसको करो। और लास्ट पॉइंट लिखा है पिनलाइज मीन उसको सजा दो जो स्प्रेड करता है। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? जहां से खबर आती है उसका गला घोंट दे नहीं, पिनलाइज करे ये भी हल नहीं है, ट्राई टू रिमूव इट, उसको रिमूव करने की कोशिश करे, वो कर ही नहीं सकता। एक्सेप्ट इट एंड मॉनिटर इट, आप इसे मान लें कि लोग गॉसिप करेंगे, गप्पे लगाएंगे, इसको मॉनिटर करो अच्छे तरीके से। और मॉनिटर करने का ये तरीका होता है कि आप खुद अगर इंफॉर्मेशन पूरी दे देते हो लोगों को, तो फिर लोग इधर उधर की बातें नहीं सुनते, वो आपके पास ही आएंगे। तो आपने उसको मॉनिटर कर लेना है, मैनेज कर लेना है, या मॉनिटर से मुराद है मैनेज करना। हाँ जी, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफन स्लो होती है, फास्ट नहीं होती बिल्कुल भी, और डायरेक्शन लेस भी नहीं होती, लेकिन ऑलवेज बेनिफिशियल नहीं होती। बाजू का ये किस चीज की गारंटी है? बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉयज हो सकती है कि आपको फॉर्मली एक खबर आती है, लेकिन ऑलवेज तो नहीं हो सकती ना, इसलिए ऑलवेज की वजह से ये भी बात निकल गई। ऑफन स्लो होती है क्योंकि वो प्रॉपर चैनल से आती है। और मैं आपको प्रॉपर चैनल से, जैसे मैंने ऑटोक्रेटिक एक बात आपको सिखाई, एक होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जैसे कि हमारा मिनिस्ट्री सिस्टम्स होते हैं, इसको ब्यूरोक्रेसी आप कहते हैं, उर्दू मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, अब ये भी एक जिसमें बड़े साहब होते हैं और छोटे साहब होते हैं, वो सिस्टम भी बहुत स्लो होता है। तो इसे आप कहते हैं कि इस सिस्टम में भी आप स्लो खबर आएगी, क्योंकि वो हमेशा एक हायरार्की में मूव करती है और पहुंचते पहुंचते कितनी ही देर लग जाती है। तो इसको आप कहते हैं कि ये आमतौर पे फॉर्मल, बहुत फॉर्मल ब्यूरोक्रेसी होती है, बहुत ज्यादा। इसके बाद है व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट। सबसे अच्छी डेफिनेशन है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर द कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन होगी उसके लिए आपने एक फिजिकल एनवायरनमेंट बनाई, साइकोलॉजिकल आप भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं, सुनेंगे तो उसे आप जो, या अगर नहीं खुश हैं तब भी कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा, आप उस तरह की परफॉर्मेंस दे दोगे। और व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन? नहीं। इंटरफेरेंस है मैसेज में रिसेप्टर में? बिल्कुल भी नहीं। नन ऑफ द अबव नहीं, क्योंकि थर्ड वाला मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है। तो हम कहेंगे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर कम्युनिकेशन, जिसके अंदर कम्युनिकेशन दैट कैन टेक प्लेस। उसके बाद यदि फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, अब आप उनको याद अगर हो तो हमने फिजिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, आपने टेम्पोरल उसकी डिमेंशन पढ़ी जो टाइम के हवाले से होती है, सोशल डिमेंशन पढ़ी स्टेटस के हवाले से होती है, लेकिन जो फिजिकल होती है वो प्लेस है, और रिलीजन का कोई स्कोप नहीं है, वो वैसे बीच में डाल दिया गया। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट बनता है जिस जगह पर आप होते हैं उससे। ये सवाल हम शायद पहले भी बहुत दफा इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, और ये आपके सिलेबस में, और स्पेशली कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको मैं कहती हूँ ना ध्यान से करो। आपकी जो आईसीएमए की बुक है उसके अंदर भी काफी है, लेकिन फिर वही बात है कि आईसीएमए की एक जो नाम से जो बुक है पूरी वो कर लेने से भी बच्चे जो है वो कम्प्लीटली नहीं उसमें से कर पाते। तो इसलिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप परेशान मत होइएगा, आप सारे लोग जो है अगर फॉलो कर रहे हो इंस्ट्रक्शन, साथ साथ पढ़ रहे हो, तो आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे।
तो रूटीन मैसेजेस में बी कम्युनिकेटेड थ्रू चैनल, रूटीन मैसेज है। लो इन रिचनेस चाहिए कि हाई इन रिचनेस चाहिए, या विदाउट एनी एलिमेंट ऑफ रिचनेस चाहिए, हमें एक रूटीन मैसेज है। अगर कोई भी रिचनेस का एलिमेंट ना भी होगा तो कोई बात नहीं है, आप उसके बगैर भी कर लेंगे। लेकिन असल में यहाँ पर अगर ये ना होता तो लो इन रिचनेस आपने देना था। अगर ये ना होता तो आपने लो रिचनेस देना था, लेकिन चूंकि है तो हम रिचनेस के बारे में बॉदर ही नहीं करेंगे। लेकिन आपको ज्यादातर सवाल आएंगे रूटीन मैसेजेस लो रिचनेस पे और स्पेशल मैसेजेस हाई रिचनेस पे आएंगे, आपको ज्यादा सवाल ये आते हैं। इसके बाद है जी फीडबैक मूव्स करता है फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। अच्छा जी, फीडबैक जो है कहाँ से आता है? ये आता है रिसीवर से, जो मैसेज लेता है और वो सेंडर को पास ऑन करता है। उसकी बेस पर आपकी कम्युनिकेशन चलती रहती है। लेफ्ट टू राइट जो है, ये तो आपने ये तस्वीर राइट टू लेफ्ट भी बना सकते थे, इसलिए ये बात गलत हो गई। और सेंडर से रिसीवर तो मैसेज जाता है, ठीक है, तो इसलिए फीडबैक नहीं है ये। 13 है जी सिलेक्टिव परसेप्शन। आप लोगों का जवाब ठीक था, बी आंसर है। when receiver hears only that message which is based on his interest, motives, needs, desires, उसे आप सिलेक्टिव परसेप्शन कहते हैं। बाकी गलत है। सेंडर विद होल्ड यानी अब दबा लेता है खबर को। ऑल द टाइम आपकी यानी सिलेक्टिव परसेप्शन ऑल द टाइम होती रहती है एंड इंडिविजुअल कैन नॉट कंट्रोल इट, इसका ये मतलब है। आ, हो तो सकता है लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अगर एक चीज नीड्स और वांट के मुताबिक आ रही है, तो आपको अगर जरूरत है, आपको किसी को ड्यूटी मिली है, तो फिर तो आप अपनी कंट्रोल करेंगे ना। तो आप इस तरह कर सकते हैं अपने आप को चेक। क्वेश्चन नंबर 14 है फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अकर्स व्हेन रिसीवर हियर्स ओनली द मैसेज, ये सिलेक्टिव परसेप्शन की बात थी। व्हेन सेंडर विद होल्ड इंफॉर्मेशन, हाँ जी, ये एक एस्पेक्ट है, इंफॉर्मेशन को दबा लेता है या मैनिपुलेट भी कर लेता है, उसकी आपको चॉइस नहीं दी उसने। आगे है व्हेन द सेंडर नोज दैट ही हैज टू फ्लैटर हिज बॉस, ये तो बिल्कुल हर दफा तो नहीं ऐसा होता। जब उसको पता हो तो वो कर सकता है फिल्टरिंग का यूज, लेकिन हर वक्त तो नहीं होती, इसलिए सी गलत है और नन ऑफ द अबव भी गलत हो गया। 15 में है इफेक्टिव फीडबैक शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, बाकी सब गलत है। आगे लिखा है इसमें जनरल नहीं होता। आपको पता है जनरल क्यों नहीं होता? स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर जनरल होगा तो जिस पर्सन को आप कहना चाह रहे हो कि आप अपने तरीके ठीक करो, उसे कैसे पता चलेगा? आपने तो सारों को रगड़ दिया। आपने अगर गलत बात हुई सबको डांट दिया, और अगर अच्छी बात होगी तो सबको शाबाश दे दी। और जो अच्छा काम करता है ना, वो हमेशा डीमोटिवेट हो जाता है। वो कहता है ले, काम मैंने किया था, शाबाश सबको मिल गई। और इसी तरह जो अच्छा काम करता है वो फिर डिमोटिवेट होगा अगर आप सारों को ही डांटना शुरू कर देंगे। वो कहेगा मैं तो हमेशा काम करता हूँ। तो यहाँ पर जनरल नहीं होता, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक को उन्होंने बताया ही नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव हमारे पास बेहतर थी। पॉजिटिव ऑलवेज नहीं हो सकता, क्योंकि फीडबैक नेगेटिव भी होता है। जब आप गलत काम करेंगे तो आपको ठीक किया जाएगा। उसके बाद लिटिल डिले एंड गिव आफ्टर डीप पॉन्डरिंग। पॉन्डरिंग का मतलब समझते हैं? गौर फिक्र करना, बड़ी गौर फिक्र के बाद देना चाहिए, ये बात ही गलत है। गौर फिक्र के बाद दें आप जरूर, लेकिन डिले मत करें। अगर आप डिले करेंगे ना, तो बस जब तक कि वो काम कर रहा है वो और मजीद गलत करता रहेगा। नंबर 16 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर यूजिंग रिटन कम्युनिकेशन है। जब इंस्टेंट फीडबैक इज रिक्वायर्ड तो फिर नहीं ठीक है। ठीक है, मैसेज अगर डिटेल्ड है नॉट अप्रोप्रिएट का है। अगर मैसेज डिटेल्ड है कॉम्प्रिहेंसिव है तो फिर आप लिख कर दें। रिटेंशन ऑफ वेरीफाइड रिकॉर्ड, रिटेंशन मीन रिटेन करना, महफूज करना। वेरीफाइबल, जिसको आप वेरीफाई कर सके, चेक कर सके। रिकॉर्ड ऑफ द मैसेज अगर आपने रखना है तो आपको रिटर्न चाहिए, लेकिन इंस्टेंट फीडबैक नहीं आप दे सकेंगे इस पे। और इमीडिएट इंटरेक्शन और टारगेट ऑडियंस से जब आपकी नहीं है तो फिर भी आपके लिखा है कि आपने नॉट इम्पॉर्टेंट लिखा है, तो आपको इसलिए भी आप रिटर्न जो है वो नॉट करेंगे। उसके बाद
ये जो कहीं आपको ई लिखा नजर आता है, मिटाती हूँ, ये आपके लिए नहीं है, ये मैंने काम किया था, उसके लिए लेवल लिखे हुए हैं। सेंसिटिव मैसेज कैन बेस्ट बी कम्युनिकेटेड थ्रू पर्सनल मीटिंग। ना लिख कर करो, ना ईमेल करो, मेमो में तो कर ही नहीं सकते हो, मेमो कभी पर्सनल ही नहीं होता, ये तो जनरल होता है। आइडा प्लान नन ऑफ द अबव, क्यों, क्या वजह है? आइडा प्लान फॉलो करता है इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट के अंदर परसुएसिव प्लान, या इनडायरेक्ट आप कहोगे, सबसे ज्यादा आपको पेपर में जब आएगा तो वो कहेगा आइडा प्लान फॉलो किसको करता है? परसुएसिव प्लान, जिसमें आप ज्यादातर सेल्स मैसेजेस लिखते हो, सीवी लिखते हो, अपनी जॉब एप्लीकेशन लिखते हो, चीजें बेचते हो, तो आप आइडा प्लान फॉलो करते हो। कल इसका फॉर्मूला हमने अपनी क्वेश्चन में किया था एमसीक्यूज में। अगला है सोलिसिटेड जॉब एप्लीकेशन। आपको मैं रिवाइज कर देती हूँ ये बात। आपको मैंने सोलिसिटेड लफ्ज 2-3 जगह पे पढ़ाया। सोलिसिटेड हर वो चीज है जो किसी चीज के रिस्पॉन्स में जाती है या किसी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में होती है, चाहे वो सेल्स मैसेज है, सोलिसिटेड होगा, जॉब एप्लीकेशन है, सीवी है आपका, सब सोलिसिटेड होंगे अगर आपने एडवर्टाइजमेंट के जवाब में लिखा। अगर प्रपोजल कोई लिखते हो आप ऑफिस में, जॉब प्रपोजल, उसका बिजनेस प्रपोजल, वो अगर आपको किसी ने आरएफपी भेजा है, आपको मैंने सिखाया था, रिवीजन में फिर बताऊंगी, वो आप लिखते हो तो सोलिसिटेड उसको कहते हैं। और जो किसी इनिशिएटिव के बगैर करते हो उसको अनसोलिसिटेड कहते हो। तो सोलिसिटेड जॉब एप्लीकेशन कब लिखी जाती है? जॉब एडवर्टाइज फॉर द जॉब विच इज नॉट एडवर्टाइज्ड है तो वो अनसोलिसिटेड होगा। इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट, यस। टू ऑफर अ जॉब टू द डिजर्व्ड कैंडिडेट, गलत, नन ऑफ द अबव भी गलत हो गया। उसके बाद है, ये आपका बड़ा इजी था, कॉन्फ्रेंस लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, अभी हमने कल परसों ये पढ़ा है टॉपिक। उसके बाद है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डिकोडिंग इज कन्वर्टिंग एनकोडेड सिंबल्स इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी आपने मैसेज को खोल के पढ़ना है, आप एनकोडेड मैसेज को कन्वर्ट करेंगे मीनिंगफुल वर्ड्स में, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने क्या इंटरप्रेट किया है। जबकि पहला पॉइंट गलत है, कन्वर्टिंग मेंटल आइडियाज इनटू सिंबल्स, ये एनकोडिंग है। सेंडिंग फीडबैक गलत, रिसीविंग मैसेज गलत। तो आपने डी कोड करना कब होता है? जब आपने मैसेज को खोल लिया और समझा, समझने के बाद आपने फीडबैक देना है। लास्ट क्वेश्चन था आपका कि अगर आपसे गलती हो जाए तो समझ लो इसका मदावा नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल, यानी वापस नहीं होगी। जो एक दफा कह दिया वो अनसेड नहीं होगा। ये आपने कम्युनिकेशन के, इंटरपर्सनल के एक्सियम पढ़े थे। अब आप चेक कर लो कितने लोग हैं जिन्होंने वाकई 20 मार्क्स ले लिए हैं, तो बहुत सक्सेस है ये। जी, कोई कह सकता है कि मेरे 20 मार्क्स आए? मैं, अच्छा जी, देखिए रिचनेस आपको मैंने कल बताया था, मुंजा आप कह रही हैं, अच्छा अली असकर कह रही है मेरे 19 करेक्ट है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखा ना आपकी कितनी बेहतरी हो गई है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो मुझे ऑनलाइन यानी रिकॉर्डिंग सुनते होंगे वो भी ये काम कर रहे होंगे डेफिनेटली। देखो रिचनेस आपको मैंने बताया था, वो मीडियम रिच होता है जिसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों कंबाइंड होते हैं। अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हो तो ये हाईएस्ट रिचनेस है, लेकिन रिचनेस इस पे भी डिपेंड करती है कि नीड क्या है, जरूरत क्या है। अगर आपने रिकॉर्ड रखना है उसका और आपको एक एविडेंस चाहिए, तो उस वक्त मीडिया लेटर रिच हो जाएगा। तो यहाँ पर रूटीन मैसेजेस में रिचनेस का मसला नहीं आता आमतौर पे, कि आपने जो रूटीन है बस लिख के दे दिया जैसे भी था, रूटीन है भाई। जैसे आप अगर कोई, आप कितने लोगों की इंक्वायरियां सुनते हैं, तो आप लिख दिया आज मैंने 25 लोगों की इंक्वायरी सुनी है, लिखकर बस छोड़ जाओ। खाली 25 भी लिख दोगे तो पढ़ने वाला समझ जाएगा, काफी है। तो
कहने का मतलब है कि उसमें रिचनेस नहीं चाहिए, लेकिन आपको पेपर में ज्यादातर सवाल ये आता है लो एंड हाई रिचनेस का। लो रिचनेस आपको तब उसमें एलिमेंट ऑफ रिचनेस का कॉन्सेप्ट नहीं आता। ये तो मैं एक सवाल में डाल दिया मैंने। आपने लिखना है लो रिचनेस होगी रूटीन मैसेजेस में, हाई रिचनेस होगी नॉन रूटीन मैसेजेस। नॉन रूटीन का इक्वल है स्पेशल मैसेजेस। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी जो सिलेबस है उसमें इसका जिक्र है। तो आपका जी बहुत अच्छा, आपका आई थिंक कि आपके जो है, उम्मीद है कि अक्सर आप लोगों ने इसको काफी इम्प्रूव किया। ये इस टॉपिक पर काफी हमने कर लिया है। और आपने बाकी जो चीजें कुछ रह जाएंगी, ये टॉपिक जनरल टॉपिक है, बहुत सवाल आते हैं इसमें से। तो कल मैं आपको सेट 2 और 3 3 और 4 कराऊंगी, और उससे रिलेटेड अगले वीक में आपके आएंगे। और कल आपने लेटर भी मेरे साथ करना है। तो जो गलतियां आपने पहले लेटर में की थी, आप जरा ध्यान से जरा देख लेना। और इंशाल्लाह फिर आप, उम्मीद है कि कल आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप कल मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ाई कीजिए ताकि आप एक ही गो में निकल जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो। और अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाते रहा करो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहा करो, कुछ ना कुछ सुनते रहा करो। आपको पता होना ही चाहिए चीजों का। ठीक है, बहुत जरूरी है। चलिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।